हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू समर्थ क्लासेस। आज हम अपने सेम सेशन को आगे कंटिन्यू करेंगे। मिलते हैं हमारे पुराने सेशन के साथ, नए टॉपिक के साथ। चलिए, तो आज हम अपने सेशन को फिर से कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास में हमने, जहाँ तक आप लोगों को याद होगा, फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन के बारे में डिस्कस किया था। अब हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का नया टाइप आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। जो हम पढ़ रहे थे स्पोर फॉर्मेशन, है ना। स्पोर फॉर्मेशन के बारे में हम पढ़ रहे थे, आपको अगर ध्यान हो तो। लेट मी सिलेक्ट द पेन फर्स्ट, जस्ट वेट फॉर 1 सेकेंड। ठीक है, चलिए। तो हम क्या पढ़ रहे थे? स्पोर फॉर्मेशन पढ़ रहे थे। तो बेटा, स्पोर फॉर्मेशन से पहले ना आपको ये जानना ज़रूरी है कि एक्चुअल में स्पोर क्या होता है। क्योंकि अगर आपको यही नहीं पता होगा कि स्पोर होता क्या है, तो हम स्पोर फॉर्मेशन कैसे पढ़ेंगे। तो इसलिए स्पोर फॉर्मेशन के बारे में जानने के लिए हम पहले ये जानेंगे कि स्पोर क्या है, स्पोर एक्चुअल में क्या चीज़ होती है, किस चीज़ पे इसका नाम गया है। देखिए, तो मैं यहाँ पे आप लोगों को पहले थोड़ा सा बता दूँ। चलिए, यहाँ बता देती हूँ कि स्पोर क्या होते हैं। स्पोर्स, देखो बेटा, स्पोर्स क्या है? एक तरह का, आई थिंक आपको ये विजिबल है। चलिए, आपको विजिबल होगा ये। और लेट मी टेक अनदर वन पेन, अनदर वन कलर। आई मस्ट यूज ब्लैक। तो यहाँ मैंने लिखा है स्पोर। तो देखिए बेटा, स्पोर क्या होता है? स्पोर ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो कैसे, स्पोर फॉर्मेशन में स्पोर ऐसा स्ट्रक्चर है जो मोटाइल भी हो सकता है, नॉन मोटाइल भी हो सकता है। यानी कि मूव भी कर सकता है, मूव नहीं भी कर सकता। ये छोटे छोटे माइन्यूट, बहुत छोटे छोटे माइन्यूट, दूर से अगर हम स्पोर्स देखें तो हमें कुछ पाउडर जैसा दिखाई देता है ना। छोटे छोटे माइन्यूट स्ट्रक्चर हैं जो अगर किसी फेवरेबल एनवायरनमेंट में गिर जाएं, मतलब कि अगर किसी फेवरेबल जगह पे गिर जाए, जैसे स्पोर्स को मान लीजिए मॉइस्चर की ज़रूरत है ना, या मान लीजिए उसे पानी की ज़रूरत है या हवा की ज़रूरत है, और अगर उसे वो चीज़ें मिल जाती हैं, है ना, स्पोर को जिस चीज़ की ज़रूरत थी अगर उसे वो मिल जाता है, तो सिंगल स्पोर से एक पूरा का पूरा क्या बन जाएगा? हमारा ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। सिंगल स्पोर से पूरा का पूरा क्या बन जाएगा? ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। एक माइन्यूट स्पोर, माइन्यूट स्ट्रक्चर है ये, ठीक है। ए सेक्सुअल स्ट्रक्चर है, टिनी स्ट्रक्चर है। एयर की हेल्प से मोटाइल भी हो सकते हैं, मोटाइल नहीं भी हो सकते, ठीक है। तो उसकी हेल्प से ये जो स्ट्रक्चर है ये पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। समझ गए हैं आप? अच्छा बेटा, देखिए, एक हमने पढ़ा था, आपको शायद ध्यान हो, तो हमने जूस्पोर और कोनिडिया, इन सब का स्ट्रक्चर देखेंगे। अगर स्पोर मोटाइल होता है, जैसे मैं यहाँ पे एक जू स्पोर का छोटा सा डायग्राम बना रही हूँ, कुछ एक रफ डायग्राम बना रही हूँ। अगर जू स्पोर क्या होता है? मोटाइल होता है। तो मोटाइल स्पोर क्या कर सकता है? अपने आप मूव कर सकता है। अब वो मूव कहाँ करेगा? मूव ऑब्वियसली वहाँ करेगा जिस मीडियम में वो प्रेजेंट है। अगर वो पानी में प्रेजेंट है तो पानी में मूव करेगा, ठीक है। और वो जिस स्ट्रक्चर की हेल्प से मूव करता है उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं फ्लैजिला। फ्लैजिला क्या होता है? एक लॉन्ग थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर होता है जो उसको मूव कराने में क्या करता है? हेल्प करता है। तो ये स्ट्रक्चर हमारा कौन सा होता है? फ्लैजिला होता है। फ्लैजिला की हेल्प से जो स्पोर है वो मोटाइल बन जाते हैं, मूवेबल बन जाते हैं। और अगर उसमें फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं होता, कुछ इस तरह के जो स्पोर है, ये स्पोर आपको दिख रहे हैं ना, ये यहाँ पे स्पोर दिख रहे हैं, ये जो स्पोर है बेटा ये मोटाइल नहीं है, क्योंकि इनमें मोटाइल होने के लिए, मूव करने के लिए कोई स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं है। तो ये जो स्पोर हैं ये सिर्फ हवा और पानी की वजह से क्या करते हैं? पानी की हेल्प से, हवा की हेल्प से मूव करते हैं, खुद से ये मूव नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये था स्पोर्स के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब हमारे पास ये जो डायग्राम दिया हुआ है, ये दिया हुआ है राइजोपस का, ब्रेड मोल्ड का। हमने अक्सर देखा है कि जब हम ब्रेड को नॉर्मल मॉइस्चर वाले एनवायरनमेंट में या बाहर रख देते हैं तो उसमें क्या होता है? फंगस की ग्रोथ हो जाती है। और वो जो फंगस की ग्रोथ है वो कौन सी फंगस होती है? वो ये राइजोपस, ब्रेड मोल्ड होते हैं। अब इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन
किस टाइप से होता है हमें ये देखना है बेटा। देखिए, ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, अनफेवरेबल कंडीशन के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं, ठीक है। अनफेवरेबल कंडीशन में पहले इसके स्ट्रक्चर्स के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। ये जो स्ट्रक्चर है, देखिए बेटा, ये जो पार्ट है हमारा, दिस वन पार्ट, ये पार्ट है माइसीलियम, इसको हम कहते हैं माइसीलियम कहते हैं। ये जो स्टॉक वाला और रूट्स वाला पार्ट है ना, इसे हम माइसीलियम कहते हैं, स्टॉक वाला जो पार्ट होता है। ये जो रूट्स है इसकी, यहाँ पे ये जो बनी हुई है, इन रूट्स को हम कहते हैं राइजोइड्स। राइजोइड्स का काम क्या होता है, अब जैसे इस फंगस को ब्रेड पे अटैच होना है, तो जो रूट जैसे स्ट्रक्चर से जो पेनिट्रेट करने में हेल्प करेगी, वो स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, राइजोइड कहलाता है, ठीक है। और जिस स्ट्रक्चर से राइजोइड जुड़े होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, हाइफा कहते हैं। हाइफा के बाद ये जो हमारे स्ट्रक्चर हैं, ये जो ऊपर की साइड ग्रो कर रहे हैं, ये क्या है, ये दो स्ट्रक्चर, ये स्पोरेंजियोफोर, ये जो हमारे स्ट्रक्चर हैं ये है स्पोरेंजियोफोर। स्पोरेंजियोफोर क्यों कहा हमने, जिस स्ट्रक्चर से स्पोरेंजियम जुड़ा है, जिस स्ट्रक्चर से स्पोरेंजियम, ये स्पोरेंजियम है, ये जिस स्ट्रक्चर से जुड़ा है उसे हमने कहा है स्पोरेंजियोफोर। और ये बॉल जैसा स्ट्रक्चर जो है ये है स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम वो स्ट्रक्चर है जिसके अंदर स्पोर्स की डेवलपमेंट होती है। स्पोरेंजियम वो स्ट्रक्चर है जहाँ पे स्पोर्स डेवलप होते हैं, ठीक है। और जहाँ से स्पोरेंजियम और स्पोरेंजियोफोर कनेक्टेड हैं, दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज एपोफाइसिस। दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज कॉल्ड एज एपोफाइसिस। सो ये इस स्ट्रक्चर के मेन कुछ बात थी जो मैंने आपको बताई। नाउ हाउ रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय स्पोर्स, कैसे होता है रिप्रोडक्शन। सो जस्ट लुक एट दिस स्ट्रक्चर। पहले क्या होता है, जब ये फंगस अनफेवरेबल एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होती है, जैसे ही इसका अनफेवरेबल एनवायरनमेंट होता है, तो अनफेवरेबल एनवायरनमेंट में बेटा ये क्या करती है, ये अपने इस स्पोरेंजियम के अंदर, इस बल्ब जैसे स्ट्रक्चर के अंदर स्पोर्स का प्रोडक्शन करती है। व्हाट इज इट गोना डू, कि ये अनफेवरेबल एनवायरनमेंट में इट विल प्रोड्यूस स्पोर्स इनसाइड द स्पोरेंजियम, ठीक है। और जैसे ही एनवायरनमेंट फेवरेबल आएगा, एंड व्हाट इज द फेवरेबल एनवायरनमेंट फॉर दिस फंगस इज द मॉइस्चर एंड एयर। जैसे उसको ब्रेड के टाइम पे मिलता है, तो उस मॉइस्चर और एयर के टाइम पे जब इसको फेवरेबल एनवायरनमेंट मिलेगा, तो उस फेवरेबल एनवायरनमेंट में आते ही ये क्या करेगी, अपने स्पोर्स को रिलीज कर देगी। और जैसे ही ये स्पोर्स रिलीज होंगे बेटा, इफ अ स्पोर gets its favorable condition, तो the one spore will develop into a single fungus। एक स्पोर से एक फंगस बन जाएगा, depends on the condition that spore is getting the favorable environment, favorable condition or not। स्पोर कहाँ जाके गिरा उस पर डिपेंड करता है। अब स्पोर एक ऐसी कंडीशन में जाके गिर गया जहाँ से उसको कुछ मिल ही नहीं रहा है, ऐसी कंडीशन में जाके गिरा जहाँ पे उसको सब कुछ मिला है, तो दैट डिपेंड्स कि स्पोर एक नए इंडिविजुअल में ग्रो करेगा या नहीं करेगा। तो ये था हमारा इस राइजोपस के बारे में थोड़ी सी बातें। स्पोर्स मैंने आपको बता दिया है, दो टाइप के होते हैं, द वन इज मोटाइल एंड द अनदर वन इज नॉन मोटाइल। इफ द मूविंग स्ट्रक्चर लाइक फ्लैजेला इज प्रेजेंट, द स्पोर इज मोटाइल। इफ देयर इज नो मूवेबल स्ट्रक्चर, द स्पोर इज नॉन मोटाइल, ठीक है। अब हम मूव करते हैं थोड़ा सा आगे, कुछ आगे स्पोर फॉर्मेशन के कुछ स्ट्रक्चर देखने के लिए। तो यहाँ देखिए बेटा, यहाँ ये स्ट्रक्चर है क्लेमाइडोमोनाज का। क्लेमाइडोमोनाज क्या है, एक एल्गी है, वहाँ पे ये स्ट्रक्चर है। उस स्ट्रक्चर में देखिए हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर है, दिस वन इज जू स्पोर। आपको दिख रहा होगा, सॉरी ये वेजिटेटिव सेल में जू स्पोर है, यहाँ पे ये क्या है, हमारा जू स्पोर है। जू स्पोर में आपको ये दिख रहा होगा कि ये जो स्ट्रक्चर हैं, दीज आर द फ्लैजिलम। ये फ्लैजिलम क्या करेंगे, इसको मूव करने में हेल्प करेंगे। यहाँ पे जो जू वर्ड है ना बेटा, जू वर्ड, इसका मतलब है मोटाइल। क्या मतलब है इसका, मोटाइल मतलब मूवमेंट, ठीक है। तो जू यानी कि इस मूवमेंट के लिए यहाँ पे फ्लैजिला प्रेजेंट है। तो इस जू स्पोर की हेल्प से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है क्लेमाइडोमोनाज में। इसी तरह से पेनिसिलियम में, इफ द स्ट्रक्चर इज विजिबल, आपको यहाँ पे कुछ दिख रहे होंगे स्ट्रक्चर इस तरह से। तो ये जो स्पोर्स हैं ये कैसे हैं, ये जो स्पोर्स आपको दिख रहे हैं ये नॉन मोटाइल स्पोर्स हैं, और ये नॉन मोटाइल स्पोर्स इस बॉडी से कनेक्टेड हैं, ताकि ये जब फेवरेबल एनवायरनमेंट आए
तब ये मूव कर सकें, क्योंकि ये नॉन मोटाइल है तो ये इस तरह से तो मूव नहीं कर सकते जैसे हम चाहते हैं। इनको मूव करने के लिए पहले अपने स्पोर्स से, ऐसे बॉडी से अलग होना पड़ेगा। और इस तरह के ये जो स्पोर्स हैं जो पेनिसिलियम पे बने हुए हैं, इन्हें हम कहते हैं कोनिडिया। क्या बोला जाता है? कोनिडिया। कोनिडिया कैसे स्पोर्स हैं? नॉन मोटाइल स्पोर्स हैं जो अपने आप मूव नहीं कर सकते, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, और चेन्स में प्रोड्यूस होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए है, नॉन मोटाइल स्पोर्स है, मूव नहीं कर सकते, और जैसा आपको यहाँ दिख रहा है चेन्स में प्रोड्यूस हो रहे हैं। जबकि बेटा जो ज़ूस्पोर है वो सिंगल प्रोड्यूस हो रहा है, इसमें मूवमेंट के लिए फ्लैजेला जैसा स्ट्रक्चर है। और ये किस में मिलता है? हमें क्लेमाइडोमोनाज में मिलता है। दोनों ही एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारी हेल्प करते हैं, ठीक है। अगर इतना आपको क्लियर है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा स्पोर फॉर्मेशन का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। स्पोर्स जो होंगे बेटा वही ऐसे स्ट्रक्चर होंगे। हम ये बोलते हैं ना कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट नहीं बनते, सेक्सुअल में बनते हैं। ये जो स्पोर्स है ना, या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो स्ट्रक्चर है वो एक तरह का गैमेट का ही काम करते हैं। गैमेट क्या होते हैं? जिनसे आगे जाके चाइल्ड बन सके, है ना। यहाँ पे जो स्पोर है वो भी तो आगे जाके फंगस, पूरी फंगस को डेवलप करा रहा है ना, तो इनके लिए इनका चाइल्ड यही है, ठीक है, इनके लिए इनका गैमेट यही है। चलिए, तो अब हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। रीजनरेशन के बारे में हम पढ़ चुके हैं बेटा। हमने इसमें पढ़ा था मॉर्फोलेक्सिस, एपीमॉर्फोसिस, इसके बारे में हमने पूरा पढ़ लिया था। वेट फॉर 1 सेकेंड, वेयर आर द नेक्स्ट स्लाइड्स हियर। अब हमें नेक्स्ट पढ़ना है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ठीक है। तो यहाँ मैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का आपको थोड़ा सा इंट्रो देने वाली हूँ, ठीक है, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में अपने उसके साथ कंटिन्यू करेंगे। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का मैं आपको इंट्रो देने वाली हूँ थोड़ा सा। अब वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को बेटा बहुत सारे नामों से जाने जाता है, अभी मैं आपको बताती हूँ। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को हम लोग वेजिटेटिव मल्टीप्लिकेशन भी कहते हैं, क्या बोला मैंने? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव मल्टीप्लिकेशन, ये सब सेम नाम है। ये सब नाम हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के लिए ही यूज़ करते हैं। और इसमें हम कई बार क्लोनिंग भी कह देते हैं इसको, कई बार हम क्या कह देते हैं? क्लोनिंग भी कहते हैं, क्योंकि आपने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाइनरी फिजन में पढ़ा है कि क्लोनिंग क्या होती है बेटा। क्लोन वो होता है जो अपने पेरेंट से बिल्कुल सेम दिखाई देता है, जिसका जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली मेकअप अपने पेरेंट से बिल्कुल क्या होता है? सेम होता है, उसे हम क्या कहते हैं? क्लोन कहते हैं। तो यहाँ पे वेजिटेटिव जो स्ट्रक्चर्स हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में, उन्हें भी हम क्या कह सकते हैं? क्लोन कह सकते हैं। अब बेटा वेजिटेटिव स्ट्रक्चर ना कुछ भी हो सकता है। वेजिटेटिव स्ट्रक्चर एक्चुअल में है क्या? देखिए, पहली बात मैं आपको बताती हूँ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या है। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन प्लांट्स में, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन प्लांट्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कहा जाता है। एनिमल्स में तो हम इसे डायरेक्टली क्या बोल देते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोल देते हैं, पर प्लांट्स में हमने इसको एक अलग नाम दिया है जो क्या है? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो इट इज़ अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, और इसी को हम क्या कहते हैं? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, रिप्रोडक्शन, क्लोनिंग और मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता कैसे है बेटा? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है प्लांट्स में कुछ वेजिटेटिव पार्ट्स की मदद से। किसकी मदद से? कुछ वेजिटेटिव पार्ट्स की मदद से। अब यहाँ मैं वेजिटेटिव पार्ट्स किसको कह रही हूँ? क्या है ये वेजिटेटिव पार्ट्स? वेजिटेटिव पार्ट्स बेटा वो स्ट्रक्चर होते हैं, या वेजिटेटिव पार्ट्स, या फिर हम इनको यूनिट या फिर प्रोपेग्यूल्स भी बोल देंगे। वेजिटेटिव यूनिट्स या वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स।
हम इसको वेजिटेटिव पार्ट्स, वेजिटेटिव यूनिट्स या वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स भी बोल देंगे। ये क्या है एक्चुअल में? ये वो स्ट्रक्चर है बेटा प्लांट के जिनकी हेल्प से नया प्लांट बनेगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम क्या कह देते थे कि वो स्ट्रक्चर जिनकी हेल्प से क्या बनने वाला है, नया स्ट्रक्चर बनने वाला है। इसी तरह से हम यहाँ क्या कह सकते हैं कि वो स्ट्रक्चर प्लांट का जिसकी हेल्प से नया प्लांट ग्रो करेगा उसे हम क्या कहेंगे, वेजिटेटिव पार्ट कहेंगे। और ये वेजिटेटिव पार्ट कुछ भी हो सकते हैं। ये स्टेम भी हो सकती है अलग अलग टाइप की, ये रूट भी हो सकती है, ये लीफ भी हो सकती है, ये फ्लावर का भी कुछ पार्ट हो सकता है। एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे, फ्लावर्स आर इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो पार्ट्स हैं हमारे स्टेम, रूट, लीफ, इस तरह के जो पार्ट है, राइजोम है ना, जिंजर का जो राइजोम होता है, स्टोलोन, सकर, रनर, ये सब स्टेम के पार्ट हैं। ये वो वेजिटेटिव पार्ट्स हैं जो क्या करेंगे, अगर जिन्हें हम मिट्टी में डाल देते हैं, जिन्हें अगर प्रॉपर कंडीशन मिल जाती है, तो ये पार्ट्स क्या करेंगे, पूरे प्लांट को ग्रो कर देंगे। हाँ सही सुन रहे हैं आप लोग, एक लीफ से भी पूरा प्लांट ग्रो हो सकता है, एक रूट से भी पूरा प्लांट ग्रो हो सकता है। नॉर्मली हम ऐसा देखते नहीं है ना, एक स्टेम से भी। चलिए आपने एक तो बहुत देखा होगा, रोज में तो आप सबको पता होगा कि अगर हम उसकी स्टेम कट करके लगा देते हैं, है ना, स्टेम कट हो जाए, स्टेम से हम वहाँ पे पूरा प्लांट ग्रो कर सकते हैं। एक और चीज़ बेटा, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो है हमारे पास, ये दोनों टाइप से हो सकता है, नेचुरल भी हो सकता है और आर्टिफिशियल भी हो सकता है। नेचुरल क्या होता है, जो अपने आप एनवायरनमेंट में होता रहे, जिसमें हमारा कोई रोल नहीं है। और आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या होता है, जिसे हम जानबूझ के कराते हैं। हम नए नए मेथड निकाल के लाते हैं कि हम इस तरह से प्लांट को ग्रो कर सकते हैं, उस तरह से ग्रो कर सकते हैं। तो हम जो मेथड्स हम जो करते हैं ना जानबूझ के, दैट इज़ आर्टिफिशियल। और जो नेचर में पहले से होता आ रहा है, दैट इज़ नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। एक बार मैं पूरा टॉपिक रिवाइज कर रही हूँ। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन प्लांट्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कहते हैं। अगर प्लांट्स में बिना गैमेट्स की फॉर्मेशन के, बिना मेल और फीमेल पार्ट इन्वॉल्व हुए, डायरेक्ट किसी पार्ट से नया प्लांट बनाया जा सकता है, तो उसे हम कहेंगे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अच्छा, जिस पार्ट से नया प्लांट ग्रो होता है उस पार्ट को हम कहते हैं वेजिटेटिव पार्ट्स, यूनिट्स या वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स। ये पार्ट कुछ भी हो सकते हैं, स्टेम, रूट, लीफ, कुछ भी। और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन दो टाइप का होता है, एक नेचुरल और एक आर्टिफिशियल। जो नेचर में अपने आप हो रहा है दैट इज़ नेचुरल, और जो जानबूझ के हम करते हैं दैट इज़ आर्टिफिशियल। तो आई होप वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का आपको इंट्रो क्लियर होगा, है ना। इसे हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। इसके पहले मैं आपको कुछ स्लाइड्स दिखाऊंगी और सारे मेथड्स, सारे वेजिटेटिव पार्ट्स बताऊंगी जहाँ पे अलग अलग पार्ट से क्या हो रहा है, रिप्रोडक्शन हो रहा है। तो हम इसी सेशन को नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे बच्चा। आज के लिए हम इस सेशन को यहीं एंड करते हैं। आई होप जितना भी आपने पढ़ा है वो आप लोगों को समझ आया होगा, ये चीज़ें आपकी क्लियर होंगी। आप जो भी पढ़ रहे हैं उसे एक बार NCERT से रिवाइज ज़रूर करें। अगर आपका कोई भी डाउट रह जाता है मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, या फिर किसी भी तरह आप मुझसे कॉन्टेक्ट करके मुझे बता सकते हैं, ठीक है। पर अपने डाउट ज़रूर क्लियर करें, अपने कंसेप्ट ज़रूर क्लियर करें, और इसी टॉपिक को नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे। तब तक यहाँ तक का अपना NCERT का टॉपिक कंप्लीट रिवाइज करें। आज के लिए इतना ही, चले बाय बच्चों।